हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम आप लोगों के साथ यहाँ पर शुरू करने वाले हैं चाल व वेग को। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने पढ़ा था दूरी और विस्थापन। उसमें भी हम दोनों के बीच डिफरेंस देखते हुए चले थे और एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं दूरी और विस्थापन को लेके, तो वो हमने पढ़ लिया था। तो हम कह सकते हैं हमने मोशन की स्टार्टिंग कर ही दी है। ये मोशन के क्या है यानी गति के क्या है, बेस है। और ये हम गति का कौन सा वे पढ़ रहे हैं, एक लीनियर वे में पढ़ रहे हैं, यानी मोशन को हम पढ़ रहे हैं लीनियर वे में, यानी किसी वस्तु का एक सीधी गति में कैसे मूवमेंट होता है, दूरी, विस्थापन और जो आज हम चाल वेग पढ़ने वाले हैं, ये सब क्या है, मोशन का एक लीनियर, कैसा पढ़ रहे हैं हम, मोशन को लीनियर वे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो हम डिफरेंस देखने वाले हैं वो हम देखेंगे चाल और वेग के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी सेशन को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि देखिए ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी का मात्रक पूछ लिया जाता है, किसी में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या फिर ऐसी चाल और वेग के बीच में संबंध पूछ लिया जाता है। इसलिए ये आप सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रही है मैम। तो देखिए यहाँ पर इनसे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम हर छोटी से छोटी चीज को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊं उसको मैं एकदम बारीकी से पढ़ाते हुए चलूंगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अब हम चाल और वेग, यानी चाल, स्पीड, वेग, वेलोसिटी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए चाल क्या होती है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या लिखा, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और जो वेग है, वेग क्या है, एकांक समय में निश्चित दिशा में विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। किसी वस्तु द्वारा, यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु द्वारा किसी इकाई समय में, किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में चली गई दूरी को चाल यानी स्पीड कहते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई गाड़ी खड़ी है, ये कोई यहाँ पर गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी अपनी 15 किलोमीटर, ये गाड़ी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी यहाँ पर घंटा है, टाइम दे दिया गया है। टाइम किस में दिया हुआ है, यहाँ पर घंटे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये गाड़ी अपना किस स्पीड से चल रही है, एकांक समय की बात हो रही है ना, तो समय क्या है, घंटा, समय घंटा दिया हुआ है। स्पीड क्या चल रही है, चाल क्या दी गई है, 15 किलोमीटर। तो ये गाड़ी, जो ये गाड़ी है, इसकी दूरी ना तो कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। तो एक एकांक समय में ये गाड़ी क्या कर रही है, अपनी गति को तय कर रही है। अपने यहाँ पर मान लीजिए ये इसका ऑफिस है, ये एक बिंदु ए है, यहाँ से चलना शुरू किया गाड़ी ने, अपनी ये गाड़ी गई, गाड़ी में कोई बैठा है, वो अपने ऑफिस में जाना है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये गाड़ी चली और अपने ऑफिस में गई। इसी चाल से ये चली, इसी चाल से इस गाड़ी ने अपनी दूरी को, अपनी यहाँ पर क्या है, अपनी गति को चालू रखा। तो ये इस डेफिनेशन से यही पता लग रहा है कि एकांक समय में, यानी एक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ये अपनी एक ही स्पीड से चल रही है, अपने एक ही टाइम से चल रही है। टाइम यानी यहाँ पर घंटा दिया हुआ है, घंटे को हम, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन हमें इसे घंटे में लेना है या सेकंड में हमें लेना है। वो क्वेश्चन में देखना होता है कि क्वेश्चन हमारा मीटर प्रति सेकंड में देना है या घंटे में। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये जो वस्तु है, यानी ये जो एक तरीके से वस्तु ही मानिए से, तो ये गाड़ी अपनी स्पीड से, अपनी एकांक समय में अपनी एक ही स्पीड से अपनी दूरी को तय कर रही है। तो ये मोशन किया इसने, तो इसे ही कहेंगे हम यहाँ पर कि किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए वेग क्या है, एकांक समय में निश्चित दिशा में विस्थापन को वेग कहते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए ये गाड़ी है, इसे अपने ऑफिस में जाना था, तो ये मान लीजिए इसे दूसरा एक जगह रास्ते में से ट्रैफिक मिल गया, तो ये अपनी यहाँ पर क्या कर रही है, अपनी स्पीड को, अपनी स्पीड यही रखेगी, ये अपना दूसरा रास्ता तय करके अपने ऑफिस तक दूसरे रास्ते से चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर वेग में क्या है, जैसे विस्थापन में क्या हो रहा था, एक निश्चित दिशा में, उस विस्थापन में हम क्या कर रहे थे, एक निश्चित दूरी को तय कर रहे थे। ठीक है, तो वेग भी सेम उसके जैसा ही है, विस्थापन जैसा। वेग भी क्या करता है,
है एक एकांक समय में निश्चित दिशा में विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई गाड़ी है, ये गाड़ी का ही एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए ये गाड़ी है, इस गाड़ी को अपनी दूरी तय करनी है, लेकिन एक निश्चित दिशा में दूरी को तय करना है। इसे ये नहीं है कि ये रास्ता बंद है तो इसे दूसरे रास्ते से जाना है, नहीं, इसे जाने के लिए एक निश्चित दिशा दे दी गई है कि ये गाड़ी सीधा ऑफिस में जाएगी, अपनी इसी निश्चित दिशा से जाएगी, किसी और रास्ते से इसे नहीं जाना है। ठीक है ना। मान लीजिए किसी और दूसरे से जाएंगे तो इसमें कुछ गाड़ी में कुछ ऐसा गैर कानूनी सामान है कि नहीं, ये पकड़ा जाने का इसमें खतरा है, तो इसके लिए एक निश्चित दिशा दे दी कि तुम्हें इस गाड़ी को लेके इसी सीधी रास्ते से जाना है। ठीक है, इसके लिए कोई अदर रास्ता नहीं बनाया गया। तो यहाँ पर क्या हो रही है, दूरी एक एकांक समय में निश्चित दिशा में विस्थापन को वेग कहते हैं। तो यहाँ पर जो दूरी हो रही है एक निश्चित समय में तय की जा रही है कि इसी रास्ते से जाना है, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसे कहते हैं वेग। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो चाल है, जो वेग है, ये कैसी राशि है। अब देखिए वेग को देखकर पता लग रहा है कि ये वेग क्या कर रहा है, एक निश्चित दिशा में क्या कर रहा है, अपनी दूरी को तय कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए निश्चित दिशा में विस्थापन को वेग कहते हैं। तो एक निश्चित दिशा दे दी गई है। अब देखिए जिसमें परिमाण व दिशा दोनों की जरूरत होती है, उस राशि को क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो वेग कैसी राशि हुई, वेग एक वेक्टर क्या हुई, क्वांटिटी हुई। तो यहाँ पर मैं लिख दूं, वेग क्या है, सदिश राशि है। क्या है वेग, एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण व दिशा दोनों की बात हो रही है, क्योंकि एक निश्चित दिशा में दूरी तय हुई है, तो इसलिए क्या है, एक सदिश राशि। कौन है, वेग। अब बचा ये क्या हुई, एक अदिश राशि। यहाँ पर ये गाड़ी जा रही है, गाड़ी का अगर एक रास्ता बंद है तो इसे अपना ऑफिस में जाना है, स्पीड अपनी यही रखेगी, ये दूसरे रास्ते से चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है, ये अपनी इसी स्पीड से ये अपनी, इसके लिए कोई निश्चित टाइम या निश्चित दिशा की नहीं बात हो रही है। तो यहाँ पर ओनली परिमाण की जरूरत हो रही है। तो परिमाण की वो राशि जिसमें ओनली परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं होती, तो वो राशि कौन सी होती है, वो राशि होती है स्केलर, यानी अदिश राशि। ये कैसी राशि है, यह अदिश राशि है। चाल कैसी है, अदिश राशि, क्योंकि इसमें ओनली परिमाण की, इस राशि को व्यक्त करने के लिए ओनली परिमाण की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें केवल चाल के लिए इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, ये मैंने यहाँ पर बता ही दिया है। इसमें परिमाण व दिशा दोनों की जरूरत होती है, तो इसलिए ये सदिश राशि है। अब हम यहाँ पर इनके मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। मात्रक से पहले एक और पॉइंट देखते हैं। ये जो स्पीड होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। चाल क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जो ये देखिए, ये जो वेग है, वेग क्या होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। कल हमने जो डिस्कस किया था वो दूरी और विस्थापन को किया था। तो विस्थापन को हमने क्या देखा था, विस्थापन शून्य भी हो सकता था, ऋणात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। दूसरा हमने क्या देखा था विस्थापन को, वो दूरी से, विस्थापन हमेशा दूरी से क्या होता है, छोटा होता है। सेम इसमें भी चाल और वेग में उसके जैसा सही है, ये भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। वहां पे दूरी विस्थापन में था, यहाँ पर उनका दोनों का सेम क्या था, यूनिट थी, इनकी भी दोनों की सेम यूनिट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कल उनका डिफरेंस लिया था, आज इनका डिफरेंस लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि किसकी मैंने की, कि जो वेग है, जैसे विस्थापन क्या था, छोटा होता है दूरी के कंपैरिजन में, ऐसे ही वेग चाल के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है। यानी चाल हमेशा क्या रहेगी, अधिक रहेगी, किसके कंपैरिजन में, वेग के। वेग हमेशा छोटा होगा। वेग या तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, धनात्मक हो सकता है, और क्या होगा, ये हमेशा इससे छोटा ही रहेगा। किससे छोटा रहेगा, चाल से। चाल हमेशा पॉजिटिव होगी, ये ना ही शून्य होगी ना ही ऋणात्मक होगी, ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और वेग से क्या होगी, हमेशा
बड़ी होगी। इसकी जो भी यूनिट, जो भी डिजिट, जो भी आंसर आएगा वो हमेशा वेग से बड़ा होगा। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो चाल है, चाल जैसे हमने बताया, चाल क्या हो रहा है कि एक किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। तो ये हमने इसका डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन से फॉर्मूला निकल रहा है। तो ये दूरी तय की गई एक, यहाँ पर किसी वस्तु द्वारा एक समय, किसी वस्तु द्वारा एक क्या हो रहा है, एकांक समय में टाइम दे दिया गया है कि इस ही टाइम के स्पीड से जो है दूरी तय करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, चाल यहाँ पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस अकॉर्ड, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर देखिए, तो डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस को मेजर करते हैं, दूरी का है मीटर, टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड ऐसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसका देखिए वेग, वेग का क्या होता है फॉर्मूला। इसमें भी क्या है कि एकांक समय में एक निश्चित दिशा में विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका फॉर्मूला भी क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका क्या हुआ, इसका यहाँ पर मात्रक, इसका क्या हुआ, इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड हुआ। क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड। दोनों के मात्रक सेम है, जैसे दूरी और विस्थापन के दोनों के मात्रक सेम थे, इनके भी मात्रक सेम है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस को देखा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसके ऋणात्मक, शून्यात्मक, धनात्मक को लेकर पूछ सकते हैं, कौन सी राशि है, क्या परिमाण है, मात्रक को लेकर। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये वेग में जो परिवर्तन हो रहा है त्वरण कहते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। अब देखिए कोई वस्तु अपनी स्पीड से जा रही है, अब उसे अचानक से कोई व्यक्ति जा रहा है अपनी, मान लीजिए कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है, वो अपनी 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, अपनी गाड़ी को लेकर, अपनी बाइक को लेकर जो है जा रहा है 20 किलोमीटर की स्पीड से अपनी गाड़ी को लेकर जा रहा है किसी प्लेस पे। और उसमें जब वो पहुंच जाता है जहां उसे जाना है, फिर उसके पास अचानक से फोन आता है कि भाई तुम्हें इमरजेंसी में, तुम्हें आना है, तुम्हें 5 मिनट के अंदर यहाँ आना है। अब देखिए जो वो दूरी यानी जो वो समय लगा रहा था अपनी 20 किलोमीटर की जो स्पीड से जा रहा था, तो उसको जाने में तब वहां पर लग रही थी 20 सेकंड, मान लीजिए उसको लग रही थी 20 सेकंड। और फिर वहां से आने में उसको अपना जल्दी आना है, यानी अपनी जो है क्या करना होगा, अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा, यानी वो अपनी 40 की बाइक से जा रहा है, अपनी जो है बाइक को वो 40 की स्पीड से क्या करेगा, अपनी स्पीड को 40 की स्पीड से लेकर आएगा। तो समय भी उसमें, जब 40 की स्पीड करेगा तो समय भी उसमें क्या लग रहा है, मान लीजिए उसे आधा टाइम लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। जहां वो 20 किलोमीटर की 20 की स्पीड से जा रहा था और वो क्या कर रहा था, 20 सेकंड में अपना रास्ता तय कर रहा था। अब उसको अचानक से फोन आता है कि तुम्हें आना है जल्दी, तुम जल्दी से जल्दी आओ। तो वो अपनी 40 की स्पीड से आता है, आने में उसको लगता है 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो वो जो गया और अचानक से जब उससे फोन गया तो उसने अपनी स्पीड में जो उसकी स्पीड थी रास्ते में, मतलब वो पहुंचा भी नहीं है। मान लीजिए कोई जा रहा है, देखिए फिर से समझिए, कोई जा रहा है अपनी 20 की स्पीड से अपनी बाइक से, उसे कहीं जाना है, अपने ऑफिस में जाना है किसी को, वो जा रहा है अपनी 20 की स्पीड से, तो वो 20 की स्पीड से जा रहा है, तो उसे 20 सेकंड लग रही है जाने में। अब अचानक से रास्ते में फोन आता है कि तुम्हें वापस आना है, कुछ इमरजेंसी है। तो
जब उसको फोन आया तो उसने एकदम क्या किया, यू टर्न किया, तो वो एकदम अपना 40 की स्पीड से या और कम टाइम में वो पहुंचने की कोशिश करेगा। तो उसने एकदम से क्या किया, अपनी स्पीड में एकदम से क्या किया, चेंज किया ना। तो वो जो चेंज हो रहा है यहाँ पर देखिए किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर में, अब देखिए यहाँ पर दर में भी चेंज हो रहा है, यहाँ पर उसकी स्पीड में भी जो सडनली जो चेंज आया है उसे ही कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए कैसे, a इक्वल टू a डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ, वस्तु के वेग में जो परिवर्तन आया, एकदम जो चेंज आया, स्पीड में जो चेंज आया, स्पीड में चेंज आया तो टाइम में भी चेंज आया। तो यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, अब स्पीड में चेंज होने से तो चेंज किस में आया, वेलोसिटी में चेंज हुआ, वेलोसिटी में चेंज हुआ तो इसके टाइम में भी चेंज हुआ, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी चेंज इन के लिए डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ये जो यहाँ पर हम ये बनाते हैं ये ट्राइंगुलर शेप, ये चेंज के लिए होता है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। ठीक है, ये इस तरीके से जब अचानक से कोई वस्तु अपनी स्पीड से जा रही है, अचानक से उसमें जो चेंज आता है उसे ही कहते हैं एक्सेलरेशन। चेंज उसकी स्पीड के साथ उसके समय में भी हो रहा है। अब देखिए इसका एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि देखिए जैसे मैंने वो बताया था, अभी मैंने बताया कि कोई अपनी स्पीड से जा रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला ना लग के उसमें क्या होता है, किसी की उसमें प्रारंभिक क्या होता है कि उसमें उसकी प्रारंभिक वेग भी दिया होता है, वेग यानी वेलोसिटी दी हुई होती है, और उसकी एक तरीके से फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई होती है और इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई होती है। तो उसके रिगार्डिंग देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लगेगा, फाइनल यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी में से क्या माइनस करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को, वेलोसिटी माइनस यानी फाइनल जो लास्ट वाली जो उसकी वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल को माइनस करना है, वेलोसिटी अपॉन क्या लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला ये लगता है एक्सेलरेशन का, कब लगता है, अगर किसी की क्या दी हुई हो, अंतिम वेग दिया हुआ हो और प्रारंभिक वेग दिया हुआ हो और फिर समय को पूछे, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा एक्सेलरेशन का। वैसे होता है ये वाला, जनरली ये यूज करते हैं, इसको भी कर लेते हैं किसी किसी सिचुएशन में यूज। अब आगे हम यहाँ पर ये हुआ एक्सेलरेशन को हमने देखा। ठीक है, अब आगे हम मोमेंटम को किसको पढ़ेंगे, मोमेंटम को पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखिए एक बार क्या है मोमेंटम की, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं, किससे, यानी P से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्या हो रहा है, कोई वस्तु है गतिशील, गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग यानी मोमेंटम कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मेरे पास है एक खिलौना, ट्रक का मैं एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास है एक एक ट्रक है, वास्तविक ट्रक यानी ओरिजिनल ट्रक है, जो अपनी गति से चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, और उसी के साथ मूवमेंट करते हुए मैंने लिया एक खिलौने वाला ट्रक लिया, यानी एक लिया मैंने क्या लिया, खिलौने वाला ट्रक, और दूसरा क्या एग्जांपल लिया, ओरिजिनल ट्रक का मैंने एग्जांपल लिया। तो दोनों को देखिए, जो खिलौना है उसको हम चला रहे हैं, वो अपनी स्पीड से चल रहा है जो खिलौने वाला ट्रक है, और जो वास्तविक जो ओरिजिनल ट्रक है वो अपनी स्पीड से चल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, हम क्या देखेंगे इसमें, हम देखेंगे कि किसी गतिशील वस्तु पर हम उसे रोकने के लिए उस पर कितना बल लगाएंगे, वो बल किस पर काम कर रहा है, वो बल हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक खिलौने वाला ट्रक लिया और एक ओरिजिनल ट्रक की मैंने बात की, दोनों अपनी स्पीड से चल रहे हैं, स्पीड दोनों की सेम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि
खिलौने वाले ट्रक को रोकने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा या फिर वो जो ओरिजिनल ट्रक है उसको रोकने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एस्पेक्ट जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ये एस्पेक्ट यानी ये जो मैं पहलू की बात कर रही हूँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान की। किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो देखिए जो खिलौने वाला ट्रक है उसका जो मास है यानी उसका जो मास होगा वो होगा कम, और जो ओरिजिनल ट्रक है, जो वास्तविक ट्रक है, जो जिसमें एक कंडक्टर बैठा है चला रहा है उसे, तो उसको रोकने में क्या लगेगा, ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों उसमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल ट्रक है उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, उस ट्रक का मास ज्यादा होगा उस खिलौने वाले ट्रक के कंपैरिजन में। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, कोई गतिशील वस्तु, यहाँ पर किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जो आवश्यक बल लगा रहे हैं हम, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है द्रव्यमान पर। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसे रोकने के लिए हमें ज्यादा बल की जरूरत होगी, और जिस वस्तु को मान दूसरा जो मैंने खिलौने वाला ट्रक लिया उसका मास हुआ कम, उसे रोकने के लिए हमें कम बल लगाने की जरूरत है। यहाँ पर हमने क्या देखा, किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए बल जो है वो लग रहा है द्रव्यमान पर डिपेंड होके। द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा उसमें बल ज्यादा लगेगा, जिसका द्रव्यमान यानी खिलौने का द्रव्यमान कम है उस खिलौने वाले ट्रक का, तो उसमें कम बल लगाने की जरूरत है। अब दूसरा एग्जांपल इसी के साथ लूं तो यहाँ पर हमने मास को देख लिया है, क्योंकि देखिए गतिशील वस्तु के द्रव्यमान जो संवेग है वो वस्तु के द्रव्यमान किस गतिशील वस्तु के, दूसरा यहाँ पर वेग है, इन दोनों के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। तो एक एग्जांपल हमने देख लिया है कि बल को किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हम जब उस पर बल लगा रहे हैं वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब हमें देखना है कि क्या वेग पर भी निर्भर करता है। अब देखिए कोई गतिशील वस्तु है, वस्तु में मैंने लिया पत्थर के एग्जांपल लिया। एक पत्थर जो है बहुत तीव्र गति से आ रहा है, एक पत्थर बहुत तीव्र गति से लुढ़कता हुआ आ रहा है, और दूसरा पत्थर जो है कम गति से यानी धीरे धीरे लुढ़कता हुआ आ रहा है। अब देखिए वो तेज गति से जो पत्थर लुढ़क कर आ रहा है उसे रोकने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, या वो धीरे धीरे जो पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है उसे रोकने में हमें कम बल लगेगा। तो देखिए जो तेज गति से लुढ़कता हुआ पत्थर आ रहा है उसको रोकने में हमें ज्यादा बल लगाने की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि उस पत्थर का वेग क्या होगा, उस पत्थर की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसमें बल भी वो इतनी स्पीड से आ रहा होगा, उसमें हमें अपना फोर्स भी उतना ही लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। और एक पत्थर क्या आ रहा है, वो भी लुढ़कता हुआ आ रहा है, वो कम स्पीड से कम वेलोसिटी से क्या आ रहा है, लुढ़कता हुआ आ रहा है, तो उसको रोकने में हमें कम बल लगाने की जरूरत होगी। तो इस हिसाब से देखिए ये डेफिनेशन इस फॉर्मूले पर क्या हो रही है, एकदम फिट बैठ रही है। जो किसी गतिशील वस्तु, ये जो गतिशील वस्तु है वो द्रव्यमान और वेग दोनों के गुणनफल को ही क्या कर रही है, शो कर रही है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बना, P = m × v। तो ये क्या हुआ, इसका गुणनफल ही तो हुआ, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल देखिए द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब यहाँ से हमने दो चीजें देखी, किसी जो गतिशील वस्तु है उसे रोकने के लिए द्रव्यमान और वेग दो तथ्यों, यानी यहाँ पर हमने क्या देखा, दो फैक्ट की जरूरत होती है, द्रव्यमान की और वेग की। किसकी, मास की और वेलोसिटी की, इन दोनों की जरूरत होती है किसी भी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए। ठीक है, अब ये जो स्पीड, अब देखिए जो संवेग है, जैसे हमने वेग को देखा था, वेग के लिए एक एकांत समय में किसी निश्चित दिशा में क्या हो रहा था, विस्थापन को वेग कह रहे थे। सेम संवेग भी ऐसे ही है, इसमें संवेग के लिए भी एक निश्चित दिशा को क्या करना होता है, तय करना होता है। इसमें भी कोई जो दूरी तय की जा रही है वो एक विस्थापन को ध्यान में रखते हुए, यानी एक निश्चित दिशा को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। संवेग में भी किसी गतिशील वस्तु को क्या करने के लिए, दूरी तय कराने में। ठीक है, तो ये भी इस अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर ये इस डेफिनेशन से एकदम ठीक हो गया है, हमने दोनों एग्जाम्पल से देखा। ठीक है, अब देखिए ये जो मोमेंटम है इसका हम निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं। अब हम इसकी यूनिट यानी मात्रक को निकालेंगे। m
m क्या है, मास हो गया, v क्या है, वेलोसिटी होगी। अब मास के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, किलोग्राम। m के इस पत्ती में देखते हैं हम यूनिट क्या होती है, यूनिट इन MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम में देखिए क्या होगा, किलोग्राम। वेलोसिटी का हमने जो मात्रक देखा था मीटर प्रति सेकंड था, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसका क्या हो गया है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। फॉर्मूला इसका हो गया है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरा CGS सिस्टम में देखते हैं, यूनिट CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होता है, C से सेंटीमीटर, MKS से छोटी पत्ती होती है, तो हम इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर CGS में सेंटीमीटर, दूरी को करने के लिए ग्राम से, तो हम ऐसे ही लिखेंगे इसे। पहले मास की जरूरत हो रही है ना, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। जो टाइम है वो तीनों में ही, देखिए CGS में, MKS में और FPS देखी थी जो ब्रिटिश प्रणाली थी, इन तीनों में जो टाइम है वो सेम रहता है, सेकंड में ही लेते हैं। चेंज होती रहती है, मास चेंज हो जाता है और दूरी भी चेंज हो जाती है, यानी जो हमने यहाँ पर लिया लेंथ को जो लेते हैं वो चेंज हो जाती है। तो देखिए CGS सिस्टम में संवेग का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, और MKS में क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया ये। अब इसको देखते हैं, जो ये है संवेग है, ये कैसी राशि है, ये है एक क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि इसके लिए भी मैंने क्या बताया, ये भी सेम उसी दिशा में वेग की तरह वर्क करता है संवेग। तो ये क्या हुई, एक सदिश राशि हुई, एक निश्चित दिशा में क्या करता है, अपनी दूरी को तय करता है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये मोमेंटम जो मैंने अभी बताया समझ में आया होगा। दो एग्जाम्पल दिए मैंने यहाँ पर कि, तो मैंने बताया ये जो संवेग है ये करता है दो फैक्ट पर, क्या हो रहा है, ये दो फैक्ट को फॉलो करता है, द्रव्यमान पर, संवेग द्रव्यमान को, और क्या दिया मैंने, वेग पर। ठीक है ना, किसी भी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर डिपेंड करता है संवेग, किसके, इनके गुणनफल की। जो संवेग है मास और वेग के गुणनफल को क्या, इसके मास और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। दो चीजों पर, इन पर ये क्या होता है, डिपेंड करता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर इससे आगे ये यहाँ पर हमारा खत्म होता है क्या, यहाँ पर हमारा ये खत्म हो रहा है मोशन लीनियर वे में। अब एक यहाँ पर मैं जो आगे स्टार्ट करूंगी अभी वो होगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, चलिए अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं शुरू में। कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी, इसमें जो मोशन हो रहा है वो एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है। कैसे हो रहा है, सर्कुलर पाथ में। हमने जो कल डिस्कस किया और आज जो डिस्कस किया, ये यहाँ पर हम मोशन कैसा देख रहे थे, ये मोशन था एक लीनियर पाथ में, एक सीधी डायरेक्शन में क्या हो रहा था, मोशन को देखा गया। लेकिन ये जो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है ये एक सर्कुलर पाथ है, यानी एक गोल, एक वर्ताकार फॉर्म में कैसे कोई वस्तु क्या करती है, गति करती है, वो हम देख रहे हैं। तो डेफिनेशन देखिए क्या है, वर्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन के परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। समझे, नहीं समझे, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, किसको, कोणीय वेग को ओमेगा से। फॉर्मूला है चेंज इन कोणीय, किसमें चेंज हो रहा है, विस्थापन में,
तो ये है थीटा, यानी इसको हम कोण भी कह सकते हैं। विस्थापन है, चेंज हो रहा है, समय में भी चेंज हो रहा है, दोनों में। तो देखिए इस वर्तीय मार्ग पर हम क्या देखेंगे, इस वर्तीय मार्ग पर हम गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन हो रहा है, तो कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन हो रहा है, साथ में उस कण जो परिवर्तन हो रहा है वो उसके समय में भी हो रहा है। तो एक वर्तीय मार्ग पर हम देखेंगे परिवर्तन कैसे होता है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। देखिए साइकिल सभी ने चलाई होगी, आजकल तो गर्ल्स भी चलाती है एंड बॉयज भी चलाते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आप पेंडल मारते हैं, जब आप अपनी साइकिल पर पेंडल मारते हुए कोई दूरी तय करते हैं, तो वो देखिए वहां पर वो जो पहिया है, देखिए इससे यहाँ पर एक वर्तीय मार्ग की बात हो रही है। मानिए ये साइकिल का पहिया है, क्या है ये, साइकिल का एक पहिया है। इस पहिए का अपना एक सेंटर है, वर्ताकार रास्ते का जो कोई भी अगर वर्ताकार हमारे पास आकृति है या कोई हम कहे वर्ताकार फॉर्म में कोई हमारे पास रास्ता है कि हमें उस वर्ताकार वाले रास्ते पर चलना है, तो यहाँ पर मैं साइकिल के पहिए की बात कर रही हूँ। किसकी कर रही हूँ, साइकिल के पहिए की। तो इस साइकिल के पहिए का अपना एक सेंटर है। अब देखिए जब हम साइकिल पर पेंडल मारते हुए कोई दूरी तय करते हैं, ठीक है, चाहे हम दूरी भी ना तय करें, साइकिल खड़ी है, साइकिल पर जब हम पेंडल मारेंगे तो वो पहिया एक क्या कर रहा है, एक सर्कुलर फॉर्म में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। वो वहीं के वहीं पहिया क्या कर रहा है, घूम रहा है ना। तो अपनी ही एक्सिस के चारों ओर घूमना क्या है, एक वर्तीय मार्ग में क्या हो रहा है, गति तो हो रही है। तो वो ही यहाँ पर वर्तीय मार्ग में गति हो रही है कणों की, किसकी, कण की। अब देखिए ये एक पहिया है, पहिया इस तरह का होता है, ये इसकी क्या हिंदी में ताड़ी बोलते हैं ना, शायद पहिए को क्या बोलते हैं, पहिए में ताड़ी लगी हुई होती है। तो देखिए इस पे मैं यहाँ पर कुछ लगा देती हूँ, मैंने यहाँ पर समझिए कुछ चिपकन सी यहाँ पर कुछ चिपकाया दोनों साइड आमने सामने। तो ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर। मैंने एक कण यहाँ पर लगाया, कुछ एक यहाँ पर मैंने टेप लगा दी, वर्ताकार फॉर्म में ही कट करके मैंने टेप लगाई। तो जैसे ही पेंडल हम मारते हैं तो पहिया अपना गोल गोल घूमता है, पहिया क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो उसके साथ परपेंडिकुलर फॉर्म में ये दोनों भी एक साथ घूम रहे हैं। कुछ इस तरीके से इनका घूमने का यहाँ पर मोशन नजर आएगा, दोनों का एक दूसरे, ये दोनों एक साथ जब पहिए की स्पीड होगी तो ये दोनों एक साथ ऐसे घूमते हुए नजर आएंगे, ऐसे गोल गोल एक ही दायरे, ये दोनों एक साथ घूमते हुए नजर आएंगे, ये दोनों पार्टिकल। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो पहिया क्या है, एक वर्ताकार, एक क्या कर रहा है, पहिया एक कैसा है, गोल आकृति का है। तो पहिए को जब हम घुमा रहे हैं तो वो अपना क्या कर रहा है, एक अपनी सर्कुलर फॉर्म में एक मोशन कर रहा है। और यहाँ पर दो पार्टिकल लगाए तो ये इसके साथ एक परपेंडिकुलर फॉर्म में ये कण भी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपना दूरी अपनी क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है डेफिनेशन में, वर्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण, ये दो कण मानिए, ये दोनों कण कोणीय विस्थापन। अब देखिए ये सेंटर है, तो कोणीय रास्ता है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पर एंगल बनेगा। तो कोणीय विस्थापन के परिवर्तन दर को इसके पर देखिए, ये कोणीय यहाँ पर विस्थापन में एक निश्चित दूरी के साथ ये पहिया गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पर निश्चित दूरी में घूम रहा है ना। तो विस्थापन के परिवर्तन में, इसके विस्थापन में जो चेंज हो रहा है तो उसके समय में भी चेंज हो रहा है। तो कण, इसे क्या कहेंगे, उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। चलिए हमने यहाँ पर लिया साइकिल के पहिया का एग्जाम्पल लिया, तो दूसरा मैं यहाँ पर लूँ जैसे एग्जाम्पल। देखिए ये मेरे पास एक कॉइन है, मेरे पास टेबल तो नहीं है, ये एक कॉइन है। अगर मैं इस कॉइन को ऐसे चलाऊं, ये कॉइन को मैंने यहाँ पर छोड़ा, तो ये देखिए ये कॉइन अपनी, ये कॉइन को मैंने यहाँ पर छोड़ा, कॉइन अपनी दूरी तय कर रहा है। जब तक इसमें इसकी गति थी इस कॉइन की चलने की, ये चलेगा, ये चलेगा, चलने के बाद ये फिर यहाँ पर गिर जाएगा। ऐसे ही देखिए साइकिल का पहिया है, जब हम साइकिल को चलाते हुए जाते हैं
तो जैसे हम साइकिल से अपना पैर उतारेंगे तो वो जो पहिया है वो अपना मूवमेंट करना, अपनी गति करना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो जब तक उसके देखिए विस्थापन में क्या हो रहा है, परिवर्तन क्या हो गया, उसमें चेंज हो गया ना। हमने साइकिल चलते चलते हमने रोक दी तो पहिए ने भी गोल गोल घूमना अपना बंद कर दिया। तो जब वो पहिया गोल गोल घूमना बंद कर रहा है तब उसके क्या हो रहा है, विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, तब वो उसके विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, और विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी दर में भी परिवर्तन हो रहा है। दूसरा देखिए यहाँ पर, तो ये तो बताई मैंने आम लैंग्वेज आपको, एग्जाम्पल दिए साइकिल का, इस कॉइन का घूमना। तो देखिए ये जो कॉइन घूमा, जब तक इसकी स्पीड थी गोल गोल घूम, ये गोल गोल है, जब तक अपनी स्पीड थी ये घूमा। जैसे इसकी स्पीड खत्म हुई, इसमें क्या हुआ, इसके विस्थापन में चेंज हो गया, ये वहीं की वहीं रुक गया। ऐसे ही साइकिल के पहिए का मैंने बताया, जब तक वो साइकिल चलती गई पेंडल मार मार के, पहिया भी अपना सर्कुलर फॉर्म में अपनी दूरी तय कर रहा है। जैसे ही हम कहीं पर रुक गए हैं, वो पहिए ने भी अपनी गति को रोक दिया है। तो वो जो रोका वो उसके विस्थापन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। इतना समझिए। अब देखिए एक और यहाँ पर आगे हमने पढ़ा था, प्लेन एंगल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये है प्लेन एंगल है एक, इसका सेंटर है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, प्लेन एंगल में ये इसका सेंटर था, ठीक है। अब देखिए किसी को यहाँ पर दूरी तय करनी है, सर्कुलर फॉर्म में समझिएगा, ये इसी का ही है कोणीय वेग पर। ये दोनों कहाँ पे सेम मिलेंगे, हम इनके डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि बताइए जो एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी का यहाँ पर पाथ कैसे देख रहे हैं हम, सर्कुलर फॉर्म में रास्ता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ देख रहे हैं। तो सर्कुलर पाथ में जब दूरी तय की जाती है, क्या दूरी के बीच डिफरेंस पॉसिबल है या नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया एक सर्कुलर फॉर्म, एक सर्कल बनाया, इसके चारों ओर मैंने ये, जैसे हम किसी, ये सर्कुलर पाथ है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं हम, ठीक है ना। अब देखिए आपने देखा होगा ये जो गेम्स वगैरह होते हैं कि इतने मीटर दूरी तय करनी है, सब एक साथ दौड़ते हैं, तो ऐसे गोल गोल कुछ स्ट्रक्चर सा होता है ना, वो तो देखने में दूरी तय करनी होती है। अब आपको ये बताना है, मैं यहाँ पर ये बताऊंगी आपको कि कौन ज्यादा दूरी, इसमें दूरी में डिफरेंस होगा, क्या चीज इसमें सेम होगी, क्या एंगल यहाँ पे सभी का सेम होगा या दूरी में डिफरेंस होगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर वेलोसिटी में, यानी इसमें विस्थापन में कोणीय संवेग की बात हो रही है। तो यहाँ पर वेलोसिटी है, ये भी एक तरीके की। तो ये वेलोसिटी कैसे है, एक सर्कुलर पाथ में हम वेलोसिटी को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये डॉट डॉट लगाए, अब देखिए एक दूरी तय की जा रही है ऐसे, एक दूरी तय की जा रही है यहाँ पे सीधे। अब आपको बताना है V1, V2, V3, V4, V5। अब मेरा क्वेश्चन है, किसी सर्कुलर पाथ पर जहां पर हम देख रहे हैं बहुत सारे सर्कल है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। अब बताइए आप, ये नजदीक वाला सर्कल, ये जो नजदीक वाला सर्कल है, ये जल्दी दूरी तय करेगा या ये लेट वाला ज्यादा दूरी तय करेगा? कौन ज्यादा जल्दी दूरी तय करेगा? क्या दूर वाला जल्दी दूरी तय कर सकता है या पास वाला ही दूरी तय करेगा जल्दी? अब देखिए यहाँ पर जो बिल्कुल नजदीक होगा इस सर्कल, ये पास वाले सर्कल के पास होगा कोई जिसे दूरी तय करनी है, ऐसी सीधी दूरी तय करनी है। अब देखिए ये जो V5, ये जो सबसे दूर, सबसे बाहर वाले सर्कल पर कोई व्यक्ति खड़ा है। देखिए 5 सर्कल पर व्यक्ति, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ, तो 5 व्यक्ति 5 अलग अलग सर्कल पे खड़े हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो V1 है ये खड़ा है बिल्कुल नजदीक वाले सेंटर पर, तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये तो कर लेगा जल्दी दूरी तय। अब देखिए इसे भी इसके ही टाइम में, यानी इन्हें दिया गया है 5 मिनट, इसको भी 5 मिनट में यहाँ तक की दूरी,
यहां तक की दूरी, देखिए यहां तक की दूरी, V5 को भी इस बिंदु से दौड़ना है और इस बिंदु पर पहुंचना है। अब ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, इन सबको दूरी तय करनी है इस बिंदु तक, इस पॉइंट तक दूरी तय करनी है। अब V1 वाला पहुंच जाता है जल्दी क्योंकि ये बिल्कुल नजदीक है। अब ये यहाँ पर देखिए ये V5 वाला है, तो यहाँ पर इनको 5 मिनट में पहुंचना है, तो ये क्या करेगा, ये अपना क्या कर रहा है, ये अपनी स्पीड कर रहा है, ये अपनी स्पीड समझिए, यहाँ पर ये 10 मीटर की स्पीड कर रहा है। अब ये 10 मीटर की स्पीड से यहाँ तक पहुंच रहा है 5 मिनट में। अब ये इसको भी 5 मिनट में यहाँ तक पहुंचना है। अब इसको यहाँ से 5 मिनट में पहुंचने में क्या करना होगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, राइट। तो ये अगर 10 मीटर क्या कर रहा है, ये 10 मीटर की दूरी से यहाँ पर ये अपना 5 मिनट का टाइम लगा रहा है इस दूरी तक पहुंचने में, तो इसे यहाँ पर क्या करना होगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। तो इससे क्या करना होगा, इससे बहुत ज्यादा स्पीड को बढ़ा के इसे यहाँ तक की दूरी तय करनी होगी। अब ये इसकी भी अलग डिस्टेंस आएगी यहाँ तक पहुंचने के लिए, V2 की भी, V3 की भी अलग डिस्टेंस होगी, V4 की भी अलग डिस्टेंस होगी, V5 की भी अलग डिस्टेंस होगी। अब हम क्या देख रहे हैं, इस सर्कुलर पाथ पर जो डिस्टेंस है वो सभी की अलग अलग होती है। तो देखिए अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस क्या अलग अलग होती है, क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है, जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होती है सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। लेकिन इनमें एक चीज सेम होगी, वो होगी एंगल, क्योंकि एंगल देखिए सभी का क्या है, ये है यहाँ पर, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल बराबर किसके है, ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। इन सभी का जो एंगल है वो होगा सेम। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी में जो एंगल है वो अगर डिस्टेंस 2 दी हुई है या 4 दी हुई है, 5 दी हुई है, यानी 5 डिस्टेंस तय करनी है, 4 डिस्टेंस तय करनी है, तो देखिए डिस्टेंस होगी अलग अलग और जो एंगल है वो इनका सबका क्या होगा, सेम होगा। एंगल होगा सेम, डिस्टेंस होगी अलग अलग। आपको इससे इतना समझना है, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था प्लेन एंगल में आज जब हम क्या कर रहे थे, मान लीजिए अब ये एक और मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये प्लेन एंगल का स्ट्रक्चर है, तो उसमें मैंने क्या देखा था, एक रेडियस खींची, एक रेडियस ली थी ऐसे सीधी, इस रेडियस के पैरेलल ही मैंने एक आर्क लगाया था प्लेन एंगल में। क्या लगाया था, एक आर्क लगाया था इस रेडियस के बराबर, ठीक है। तो इसने यहाँ पर 1 रेडियन, जो ये आर्क लगा था इसने कितना समय लिया था, 1 रेडियन का यहाँ पर समय लिया था 1 सेकंड का। जो ये दूरी तय की, ये 1 रेडियन की दूरी तय, कितनी दूरी तय की थी, 1 रेडियन की दूरी तय की थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 रेडियन निकालने के लिए वो जो 3 रेडियन है वो कितने डिग्री कोण के बराबर थे, 180 डिग्री कोण के बराबर माने गए थे। कुछ यहाँ पर देखिए यहाँ तक की दूरी तय की थी 2 रेडियन 3 रेडियन, यहाँ पर ये कुछ कम रह गया था, 180 नहीं था पूरा, लेकिन 180 के बराबर मानने के लिए यहाँ पर फिर 3.1496 करके ये पाई माना था। ये मान किसका था, पाई का। तो यहाँ पर ये किसके बराबर आया था, पाई बराबर आया था 180 डिग्री कोण के। तो ये तो आधा सर्कल था, पूरे सर्कल को तय करने के लिए कितने यहाँ पर डिग्री कोण की जरूरत थी, तो ये आधे सर्कल के लिए पाई इक्वल टू है 180 डिग्री के लिए। अब पूरे सर्कल के लिए यहाँ पर ये पूरा सर्कल कितनी दूरी तय करता है, कितने डिग्री कोण के, ये 360 डिग्री कोण की दूरी तय करेगा। तो 2 पाई बराबर होता है, यानी एक पूरा सर्कल, एक वर्ताकार रास्ते का एक पूरा चक्कर लगाने में हमें कितने डिग्री कोण बनाना होता है, हमें बनाना होता है 360 डिग्री का कोण। 360 डिग्री का कोण बनता है एक वर्ताकार रास्ते का पूरा चक्कर लगाने में हमें कितना डिग्री कोण बनाना होता है, 360 डिग्री। आधे के लिए 180 बना, पूरे के लिए यहाँ पर कितना बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनता है एक वर्ताकार रास्ते का पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया है कि एक वर्ताकार रास्ते का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना कोण, कितना ये जो है कितना डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है। तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, किसके बराबर बनता है, 2 पाई के बराबर बनेगा।
अगर आपसे पूछा जाए कि एक आधे सर्कल, एक पूरे सर्कल का आधा सर्कल तय करने के लिए दूरी, उसके लिए कितने डिग्री का कोण बनता है? ये बनता है पाई के बराबर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सर्कुलर फॉर्म ने हमने रास्ते में भी देख लिया है, डिस्टेंस अलग अलग होगी और सेम क्या होगा, एंगल यहाँ पर सेम होगा। ठीक है, ओमेगा का, अब इस कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है ये, यहाँ पर हमने देख लिया विस्थापन में परिवर्तन, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। एग्जाम्पल मैंने इसके लिए डेफिनेशन के लिए क्या लिया, साइकिल के पहिए की गति। ठीक है, जब तक साइकिल को चला रहे हैं वो पहिया अपनी गति को अब जो पहिया है वो अपनी एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है, अपनी गति कर रहा है। जैसे ही हमने साइकिल को रोका तो वो पहिए ने भी अपनी गति करनी बंद कर दी। ठीक है, दो पार्टिकल्स उस पर घूमेंगे, वे जो पेंडल घूमते हैं, जो वे ताड़ियां घूमते हैं, वे परपेंडिकुलर फॉर्म में घूमती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समझा एंगुलर वेलोसिटी को। अब चाहे तो एक इसके आगे यहाँ पर देखिए, मोशन की 3 समीकरण होती है, यानी गति की समीकरण होती है 3, उनके मैं यहाँ पर ड्राइव तो नहीं कराऊंगी, लेकिन कभी कभी जो है गति के समीकरण को पूछ लेते हैं कि गति की जो फर्स्ट समीकरण है उसकी क्या इक्वेशन होती है, सेकंड की क्या होती है और थर्ड की क्या होती है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगी गति के समीकरण का। अब देखते हैं गति के, हम डायरेक्ट यहाँ पर समीकरण को देखेंगे, उनके फॉर्मूलाज को। देखिए एग्जाम में कई बार इन फॉर्मूलाज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या फिर गति की समीकरण को भी पूछ लिया जाता है। तो आपको अगर समीकरण पता होगी, इनके समीकरण के फॉर्मूलाज पता होंगे तो आप इजिली अपने क्वेश्चन को भी लगा लेंगे। तो गति के समीकरण देखते हैं। गति की समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन। अब गति का प्रथम समीकरण देखते हैं। गति का प्रथम समीकरण देखिए, गति का जो प्रथम समीकरण है इसका फॉर्मूला होता है, गति के प्रथम समीकरण का v प्लस a t का जो प्रथम समीकरण है वो क्या हुआ, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब गति का द्वितीय समीकरण देखते हैं। गति का द्वितीय समीकरण देखिए, गति का द्वितीय समीकरण विस्थापन इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, ये गति के द्वितीय समीकरण का फॉर्मूला है। गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण देखिए क्या है। तृतीय समीकरण देखिए क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम इनके साइन देख लेते हैं, v क्या है, u क्या है, t क्या है, s क्या है, इनको देख लेते हैं। तो ये तृतीय समीकरण हुआ।
अब इन समीकरण का डायरेक्ट इन समीकरण को पूछ लेते हैं देकर ऑप्शन में कौन सा सही है, या फिर समीकरण नहीं पूछते तो कई बार देखिए दुर्भाग्यवश इनसे समीकरण को कि प्रथम समीकरण का फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। वैसे तो जनरली इनका क्या पूछा जाता है, ये अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं इनका डेरिवेशन भी बता दूंगी कि ये प्रथम समीकरण कैसे बना, सेकंड समीकरण कैसे बना, थर्ड समीकरण कैसे बना। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर कमेंट आए कि इनका डेरिवेशन बताओ तो मैं डेरिवेशन के ऊपर एक दिन लेक्चर ले लूंगी, ठीक है। तो वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही पूछे जाते हैं और इनसे न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या है अंतिम वेग है, अंतिम वेग यानी जो लास्ट में वेलोसिटी होती है वो अंतिम वेग। u होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। t होता है समय। अब देखिए जो ये s है, s से आप सोच रहे होंगे ये स्पीड है, ठीक है। ये स्पीड नहीं, ये s को यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है विस्थापन को। किसको डिनोट किया जा रहा है? विस्थापन को डिनोट किया जा रहा है s से। वैसे हमने सारे दे v हो गए, u, a क्या है? त्वरण है। a क्या है? त्वरण यानी एक्सीलरेशन। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। और a त्वरण यानी एक्सीलरेशन की बात हो रही है। तो ये इनके हमने यहाँ पर देखा, v क्या है, u क्या है, t क्या है, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, गति का समीकरण बताइए, सेकंड समीकरण क्या होता है, थर्ड समीकरण क्या होता है, प्रथम समीकरण क्या होता है, बस इतना ही पूछा जाता है। अगर फिर भी आप लोगों की इच्छा होगी कि हमें डेरिवेशन इनका देखना है कि प्रथम समीकरण कैसे बना, सेकंड समीकरण कैसे बना, तो जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं लेक्चर लूंगी इनके समीकरण का डेरिवेशन को बताने के लिए कि प्रथम समीकरण कैसे आया, द्वितीय कैसे आया, तृतीय कैसे आया, ठीक है। तो फिर चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये सेशन सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपको इस जो भी मैंने टॉपिक बताए मोशन के अभी तक कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।